जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग परिसर के ऊपर ड्रोन मंडराने की खबर ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव पैदा कर दिया है। यह मामला सीधे सीधे उच्चायोग की जासूसी और सुरक्षा में सेंध का है। इससे पता चलता है कि भारत को आतंकित करने के लिए पाकिस्तान अब किस तरह के हथकंडे आजमा रहा है। जम्मू के वायुसेना अड्डे पर ड्रोन से बम गिरने के कुछ घंटे पहले ही 26 जून को भारतीय उच्चायोग परिसर पर ड्रोन उड़ता देखा गया था। उस समय उच्चायोग में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का आयोजन चल रहा था। इसमें कई देशों के राजनयिक भी मौजूद थे। इससे ऐसी अटकलें लगाना स्वाभाविक ही है कि ड्रोन के जरिए उच्चायोग के भीतर की जासूसी करवाई जा रही होगी। घटना के तुरंत बाद उच्चायोग के सुरक्षा अधिकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क किया। इस घटना पर पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल जो कदम उठाने चाहिए थे वैसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का ऐसा रवैया यह बताता है कि काफ़ी है। आखिर इस तरह की घटना के पीछे किसका हाथ रहा होगा? अगर यही सुरक्षा चूक किसी अन्य देश के दूतावास के साथ होती तो तब भी वहां के सुरक्षा अधिकारी क्या इसी तरह पेश आते? पैरा। भारतीय उच्चायोग परिसर पर ड्रोन उड़ाने की घटना को भारत ने पाकिस्तान के समक्ष उठाया और गहन जांच कराने को कहा, लेकिन पाकिस्तान ऐसी किसी घटना के होने से साफ इनकार कर रहा है। उसने उच्चायोग परिसर की सुरक्षा में खामी की बात भी नहीं मानी। उल्टे यह कह दिया कि भारत ने अब तक ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं दिया है जिसके आधार पर मामले की जांच करवाई जाए। उसने इस मामले को 23 जून को लाहौर में हुए बम धमाके की घटना से भी जोड़ डाला। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ऐसे वक्त में यह मामला उठा रहा है जब लाहौर धमाके के मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। पड़ोसी देश का यह रवैया रिश्तों को और बिगाड़ने वाला ही कहा जाएगा। यह घटना इसलिए भी गंभीर है कि इसके कुछ घंटे बाद ही जम्मू के वायुसेना अड्डे को निशाना बनाया गया था। लिहाजा यह माना जा सकता है कि भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश की जानकारी पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान को रही होगी। पैरा। ड्रोन कांड पर पाकिस्तान की ओर से जितने भी बयान आए हैं उनमें वह खुद ही उलझता जा रहा है। इस्लामाबाद में जहां भारतीय उच्चायोग का दफ्तर है वह सबसे कड़ी सुरक्षा वाला इलाका है। उच्चायोग के पास ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, दूसरे देशों के दूतावास और सत्ता प्रतिष्ठान के दूसरे महत्वपूर्ण दफ्तर भी हैं। यहाँ खास तौर से भारतीय उच्चायोग में आने वाले हर शख्स की गहन जांच होती है। ऐसे में कोई ड्रोन भारतीय उच्चायोग के ऊपर मंडराने लगे तो यह हैरानी की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की मर्जी के बगैर ड्रोन तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारतीय उच्चायोग की जासूसी या कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और डराने धमकाने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि राजनयिक स्तर पर होने वाली इस तरह की घटनाएं संबंधित देश पर किस हमले से कम नहीं होती। पैरा। उत्तराखंड में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले करीब 4 महीनों में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए
और अब वहां तीसरे मुख्यमंत्री को कमान सौंपी है, उसे लेकर स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो तब भी उठे थे जब विधानसभा चुनाव के कुछ महीने रह जाने के बावजूद उसने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था। तब कहा गया था कि वहां के ज़्यादातर पार्टी विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें बदलने की केंद्रीय कमान से गुहार लगा रहे थे। तब तीरथ सिंह रावत को केंद्र से लाकर वहां बैठा दिया गया था। तीरथ सिंह लोकसभा सदस्य हैं और उन्हें वहां मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी था। यह बात पार्टी शुरू से जानती थी, मगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया। इसकी असल वजह तो वही जानती है, पर कयास यह लगाए जा रहे हैं कि तीरथ सिंह का वहां खाली किसी सीट से चुनाव जीतना संदेहास्पद था। फिर यह भी कयास है कि न तो वहां के विधायक और न केंद्रीय कमान उनके कामकाज से संतुष्ट थे। अपना पद संभालते ही जिस तरह के विवादास्पद बयान उन्होंने दिए थे, उससे पार्टी को काफ़ी किरकिरी झेलनी पड़ी थी। फिर इस दौरान उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी की स्थिति वहां मजबूत होती। मगर तर्क दिया जा रहा है और जैसा कि तीरथ सिंह रावत ने भी बयान दिया कि संवैधानिक संकट टालने की गरज से पार्टी ने यह फैसला किया है, मगर जिस तरह उन्हें 3 दिन तक दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ी, वह केवल उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर हुआ मंथन नहीं माना जा सकता। अब उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी को लाया गया है। हालांकि तीरथ सिंह के जाने के कयासों के बीच वहां के कई कद्दावर नेता ख्वाब पाले हुए थे कि उनमें से किसी को यह जिम्मेदारी मिल सकती है, मगर पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसने शायद खुद भी न सोचा होगा कि उसे कमान सौंपी जा सकती है। इसके पीछे भाजपा का क्या गणित है, यह वही बेहतर जानती है। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव को कुछ महीने रह गए हैं। उत्तराखंड में उसमें पुष्कर सिंह किस तरह पार्टी की स्थिति मजबूत कर पाएंगे या वहां के लोग उन पर कितना भरोसा जता पाएंगे, देखने की बात है। उत्तराखंड की सियासी उठापटक ने एक बार फिर भाजपा के सामने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब देना उसके लिए आसान नहीं है। पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा के पास ऐसे नेताओं की कमी है जिन्हें राज्यों की कमान सौंपकर वह 5 साल तक निश्चित रह सके, या फिर पार्टी के भीतर सुगबुगा रहे कलह को शांत कर पाने में सफल नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड अकेला राज्य नहीं है जहां उसे नेतृत्व को लेकर पार्टी विधायकों के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में भी असंतोष शांत करने के लिए उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उधर कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री के कामकाज पर अंगुलियां उठ रही हैं। मध्य प्रदेश भी अशांत बताया जा रहा है। इससे यह सवाल भी गाढ़ा होता है कि किसी पार्टी के लिए केवल सरकार बना लेना बड़ी उपलब्धि नहीं होती, उसका प्रदर्शन भी भरोसेमंद बनना जरूरी होता है। बीच में नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन आज आर्थिक और सैनिक दृष्टि से विश्व की एक सर्वोच्च शक्ति बन चुका है और अमेरिका तक
को आंख दिखाने की हिम्मत रखता है। ऐसे में उसका अहंकार अपने उच्चतम स्तर पर होना स्वाभाविक है। जिस समय कोरोना के उद्गम स्थल को लेकर पूरे विश्व की उंगली चीन पर उठ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की घेराबंदी हो रही है। विराम।